नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, आज इसका तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं और चौथे भाग में जाके ये कंप्लीट होगा। बहुत ही डिटेल स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो एग्ज़ाम इससे बाहर ना जाए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि व्यू कम लेकिन जो इसके मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये मुझे बड़ा देख के बहुत खुशी हुई है। अब देखिए, थोड़ी सी बात कर लिया जाए कि जो ये इतिहास है, ठीक है, इतिहास एक कहानी है, जबकि अन्य सब्जेक्ट जो है वो आपके समझ है, अर्थात कॉन्सेप्ट है। आपको अगर इतिहास पढ़ना है, इसका मतलब आपको ये कहानी आनी चाहिए, और अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इससे मैं कहानी नुमा आपको बताते हुए जा रहा हूँ। आज हम आगे बात करें तो अब झांसी की रानी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि झांसी यूपी के अंतर्गत आता है, ठीक है, लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है, ये तो यूपी स्पेशल में पढ़ा जाएगा। अब देखिए, जो झांसी की रानी है जिनका नाम लक्ष्मीबाई है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ही विद्रोह किया था, आपको ये भी पता है। और विद्रोह क्यों किया था? तो विद्रोह इन्होंने अपने एक पुत्र थे इनके, जिनका नाम था दामोदर राव, ठीक है, दामोदर राव। लेकिन दामोदर राव इनके अपने पुत्र नहीं थे, इनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र थे, अर्थात इनके दत्तक पुत्र थे। अब आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की एक पॉलिसी लाई थी अथवा नीति लाई थी, जिसे राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डलहौजी ने कहा कि अगर कोई राजा या रानी है, या कोई साम्राज्य है या सम्राट है, या राज परिवार है, अगर उनका वंशज नहीं है, ठीक है, तो वो जो राज परिवार होगा वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगा। ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। या तो आप दत्तक पुत्र लाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका अपना खून होना चाहिए, उसी को राजगद्दी मिलेगी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत तो झांसी के जो झांसी साम्राज्य है, झांसी राज्य है, वो भी तो ब्रिटिश सरकार को जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर उनका अपना पुत्र नहीं है, उनका गोद लिया हुआ पुत्र है दामोदर राव। अब रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनके पति जो हैं गंगाधर राव, ठीक है, कौन है? गंगाधर राव। इनकी मृत्यु हो गई होती है। अब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद राजपाट तो खाली हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई किसी को तो राजा बनाएंगी, तो वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा बनाती हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करता है, और वो क्या करता है? इनसे बगावत करता है, या ये बगावत कर देती हैं ब्रिटिश सरकार से, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार से इनका युद्ध होता है। उससे पहले थोड़ी सी और बात हम जान लें। जो झांसी की रानी है, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, वास्तव में जो झांसी की रानी है, ठीक है, लक्ष्मीबाई, इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका। ये कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से किसका नाम मणिकर्णिका है, ठीक है, तो ये झांसी की रानी का नाम था, ठीक है। अब ये जो झांसी की रानी है, इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को, जो वर्तमान में वाराणसी है ना, वाराणसी के गोलघर में हुआ था, ठीक है। वाराणसी के गोलघर में इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। अब रानी लक्ष्मीबाई की जब विवाह थी, ये 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव, यानी गंगाधर राव जो थे, ये अंतिम मराठा राजा थे, उनके साथ हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में? 14 वर्ष की आयु में। ये हो गई थोड़ी सी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब देखिए,
रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी में विद्रोह करती हैं 1857 का, वो 5 जून 1857 को करती हैं। ठीक है, ये विद्रोह ये प्रारंभ करती हैं और विद्रोह में इनका जो मुकाबला होता है सर यूरोज से होता है। ठीक है, सर यूरोज से इनका मुकाबला होता है। कहते हैं कि सर यूरोज और झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई या मणिकर्णिका कहा जाए, इनके बीच 8 दिनों तक युद्ध हुआ। ठीक है, 8 दिनों तक। अब ये झांसी की रानी जो मणिकर्णिका है, ये झांसी से निकलती है 8 दिन के बाद और पहुंच आती है कालपी। यहां से भी ये आगे आती हैं और ग्वालियर पहुंच जाती है, जो वर्तमान में एमपी में है। ठीक है, और ग्वालियर में ही इनकी लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु जब होगी तो इनकी समाधि ग्वालियर में होगी। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, इनकी समाधि कहाँ पे है, तो ग्वालियर। और ग्वालियर किस राज्य में है, तो एमपी में है। ग्वालियर के राजा होते हैं सिंधिया। ठीक है, कौन होते हैं, सिंधिया। ये सिंधिया जो थे, ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं देते हैं, ये सिंधिया ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। इन सिंधिया द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण ये रानी लक्ष्मीबाई ये युद्ध हार जाती है। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और यूरोज की सेना के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में आपको कई किताब में मिलेगा मई 1858, और एग्जाम में वास्तविक में जो एग्जामिनर है वो 17 जून 1858 को सही माना है। तो आप 17 जून 1858 को तैयार कर लीजिएगा। 17 जून 1858 को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर जाती हैं। ठीक है, कहां पर, ग्वालियर में। किसके द्वारा, यूरोज के द्वारा। यानी इनकी पूरी की पूरी युद्ध जो लड़ी गई है ये यूरोज के साथ ही इनकी होती है। लेकिन ये यूरोज के द्वारा इतने अदम्य के साथ युद्ध करती हैं कि यूरोज इनसे बहुत प्रभावित होता है, और प्रभावित होने पर यूरोज एक शब्द कहता है, और कहता है रानी के बारे में कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये कहते हैं कौन, ये यूरोज कहते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब हम ये हो गया झांसी के, एक बार जरा हम रिवाइज कर लें। देखिए, तो जो झांसी की रानी है इनको लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए युद्ध लड़ी थी। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका है। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी के गोलघर में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। 5 जून 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ करती हैं। इनका युद्ध झांसी में सर यूरोज के साथ होता है और 8 दिनों तक होता है। फिर ये झांसी से निकलकर कालपी और कालपी से निकलकर ग्वालियर आती हैं, और ग्वालियर में ही इनकी समाधि और ग्वालियर के राजा सिंधिया द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया जाता है। यूरोज की सेना द्वारा लड़ते हुए 17 जून 1858 को ये वीर गति को प्राप्त होती है। यूरोज इनके बारे में कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवीजन किसके बारे में, झांसी के बारे में। अब आते हैं बिहार में। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट पर बिहार में आते हैं। देखिए, बिहार के जो आंदोलन होता है, एक जिला है बिहार का जिसका नाम है शाहाबाद जिला। उस शाहाबाद जिले के अंतर्गत एक गांव आता था जिसका नाम है जगदीशपुर, और इस जगदीशपुर के जो जमींदार थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, और बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। ठीक है, कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। यानी बिहार में शाहाबाद जिले के अंतर्गत जगदीशपुर आता है, और जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, ये 80 वर्ष के थे। अब बाबू कुंवर सिंह इस शाहाबाद यानी बिहार से यानी जगदीशपुर से निकलकर अतरौलिया जो वर्तमान में आजमगढ़ में है, यूपी के आजमगढ़ में है, वहां पर आते हैं और अंग्रेजों द्वारा युद्ध करते हैं। ठीक है, और अतरौलिया में कहा जाता है कि यहीं पर युद्ध करते हुए ये घायल हो जाते हैं, इनको गोली लग जाती है इनके बाह में, और ये अपना हाथ काटकर गंगा नदी को अर्पित कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या तैयार करना है, ध्यान दीजिएगा।
अत्रौलिया में मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना से इनकी युद्ध होती है। ठीक है, किनके बीच? मिलमैन और डेम्स की संयुक्त सेना के बीच। ये इन दोनों सेनाओं को परास्त कर देते हैं बाबू कुंवर सिंह। फिर जो लॉर्ड कैनिन था, कैनिन ने क्या किया? मार्क के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। इस अभियान को भी बाबू कुंवर सिंह परास्त कर देते हैं। ठीक है, मार्क का जो नेतृत्व में अभियान आता है, इस अभियान को भी बाबू कुंवर सिंह परास्त कर देते हैं। अब बाबू कुंवर सिंह के बाह में गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद बाबू कुंवर सिंह अपने बाह को काट देते हैं और काट देने के बाद ये अपने बाह को गंगा नदी को अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। अब मृत्यु कैसे होती है? युद्ध करते हुए घायल हो जाते हैं और ये जगदीशपुर में इनकी मृत्यु होती है। अब इनके भाई होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह विद्रोह की कमान को संभालते हैं बिहार के। अब विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? बिहार में जो विद्रोह था, अब जो अमर सिंह लड़ रहे थे, इस विद्रोह को विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अब कहा जाता है कि बिहार में वो कौन कौन सा क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ था और अप्रभावित हुआ था। तो बिहार में अधिकतर क्षेत्र था जो बाबू कुंवर सिंह के प्रभाव से या 1857 के विद्रोह में प्रभावित हुआ था। कौन? आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद। ये शाहाबाद वही कौन सा? जगदीशपुर वाला। ठीक है, लेकिन जो मुंगेर होता है, यह मुंगेर 1857 की क्रांति में प्रभावित नहीं होता है। क्लियर? ये हो गया यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यहां से देखिए। अब कुछ विद्रोह हैं और विद्रोह के केंद्र हैं। देखिए, प्रमुख केंद्र और उस केंद्र पर नेतृत्व करता और किसने उस केंद्र का दमन किया, ये बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फैजाबाद। फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो फैजाबाद क्षेत्र है, ये अवध के आसपास का क्षेत्र है। तो अवध के भी विद्रोह का दमन कैंपवेल ने किया था। कानपुर भी अवध के पास है, उसका भी दमन कैंपवेल ने किया था। तो फैजाबाद भी अवध के पास है, इसका भी दमन कैंपवेल ने किया था। बरेली, ये भी लगभग लगभग पास आ जाता है, यहाँ पे खान बहादुर खान, इसका भी दमन कैंपवेल द्वारा किया गया था। अब इलाहाबाद और वाराणसी का जो नेतृत्व था, लियाकत अली द्वारा किया गया था। एकदम याद कर लीजिएगा, लियाकत अली, 2-3 बार इसको पढ़ के। और इस विद्रोह को कर्नल नील द्वारा दबाया गया था। ठीक है, देखिए, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला द्वारा और कैंपवेल ने इसको दबाया था। इलाहाबाद और बनारस के जो नेतृत्व था, लियाकत अली द्वारा किया गया था और कर्नल नील द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। बरेली का जो विद्रोह था, ये खान बहादुर खान द्वारा किया गया था और कैंपवेल द्वारा इसको दबाया गया था। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हुए। देखिए, मंदसौर में जो विद्रोह था, इस विद्रोह को मुगल शाहजादा होते हैं, मुगल वंश के ही होते हैं, शाहजादा फिरोज शाह। इन्होंने मंदसौर में विद्रोह किया, लेकिन इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। किसको? फिरोज शाह को। असम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर सिंह वहां के राजा होते हैं, पुरंदर सिंह। उनके पौत्र होते हैं, पोते जिसे कहते हैं, कंदरपेश्वर सिंह। ठीक है, और एक होते हैं मानी राम दत्ता। ये लोग विद्रोह करते हैं असम, लेकिन मानी दत्ता राम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी जाती है। असम में कौन? पुरंदर सिंह के पौत्र कंदरपेश्वर सिंह और मानी दत्ता राम। मानी दत्ता राम को कहां पे फांसी दी जाती है? कलकत्ता में। अब देखिए, ओडिशा में संभल के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही द्वारा, ठीक है, और सुरेंद्र शाही को देश से निकाल दिया जाता है। गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह और मेरठ में कदम सिंह द्वारा विद्रोह किया जाता है। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक जगह है आउवा, ठीक है, गाना है गोविंदा का आउवा, वैसे याद करिए आउवा, ठीक है। आउवा, ये जो आउवा है ये राजस्थान के जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था और इस आउवा के थे ठाकुर कुशल सिंह, विद्रोह किए थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ठाकुर कुशल सिंह ये मारवाड़ क्षेत्र में संघर्ष के मुखिया थे, 1857 के संघर्ष के मुखिया थे। अंग्रेज सेना और जोधपुर के जो राजा थे उनकी जो संयुक्त सेना थी उसको आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने परास्त किया था। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने निम्न में से किस सेना को परास्त किया, अंग्रेज और जोधपुर के, ठीक है। अब देखिए, बहादुर शाह जफर ने बख्त खां, नाम सुना है बख्त खां, उनको साहब ए आलम बहादुर का उपाधि प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लें अहमदुल्ला के बारे में, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में, ठीक है। अब देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा जाता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह वास्तव में तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तमिलनाडु के अरकाट, अरकाट से ये फैजाबाद आ जाते हैं और फैजाबाद में बस जाते हैं। अब आपको पता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था और इस नेतृत्व को दबाने का कार्य कैंपबेल द्वारा किया गया था। तो फैजाबाद की जो क्रांति थी उसको नेतृत्व प्रदान करने का कार्य मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। और इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों, जो धर्म को मानने वाले थे, धर्मानुयायी वही होते ना धर्म को मानने वाले, उनको आह्वान किया, उनको से कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो, जो ये अंग्रेज काफिर है उनके विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये किसने कहा था, ये कहा था मौलवी अहमदुल्ला ने। अब मौलवी अहमदुल्ला के बारे में कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि ये अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। अंग्रेज इनकी प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति, विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक, ठीक है। अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार, अगर हम कह लें या अंग्रेज कह लें, तो ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था, ठीक है। अंततः ये गिरफ्तार होते हैं, दबा दिया जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम था उसका क्या प्रतीक था, तो प्रतीक के रूप में कमल और रोटी का प्रयोग किया गया था। ये बात याद कर लीजिएगा, कमल और रोटी, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे। आइए एमसीक्यू पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र, बख्त खां, उसका मिलान दिया है अवध, मौलवी अहमदुल्ला कानपुर, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब दिल्ली। देखिए आपको बख्त खां याद है, बख्त खां वही दिल्ली का विद्रोह इन्होंने वो किया था, तो दिल्ली, तो अब बख्त खां के लिए हम चलते हैं 4, ये हो गया 4, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इनको रोक दो क्योंकि इनसे मैच नहीं कर रहे, फैजाबाद के थे, इनसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जरा इनका देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला का, इनका रोकते हैं। कुंवर सिंह बिहार, आरा बिहार में पड़ता है। नाना साहब कानपुर, यानी मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के हो गए, ये हो गए अवध के, क्योंकि आपको पता है कि जब अवध के नवाब का पद खाली हो जाता है तब ये मौलवी अहमदुल्ला शाह ही उसका फ़ायदा उठाने के लिए अवध आते हैं। यानी इसका हो जाएगा बख्त खां दिल्ली 4, मौलवी अहमदुल्ला 1, यानी 4-1-3-2, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए अजीमुल्ला खां, ठीक है, इलाहाबाद, मौलवी अहमद शाह वही अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, बेगम हजरत महल अवध, लियाकत अली फतेहपुर,
अब देखो, अब मोहम्मद, इसमें क्या कहा जाए, मोहम्मद अजीमुल्ला खां, इनको रोक देते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, ठीक है, 2 बी का 2, बेगम हजरत महल अवध, लियाकत अली इलाहाबाद, यानी 2 3 1, लास्ट में आप 2 3 1 देखिए, 2 3 1, 2 3 हाँ ए, यानी अजीमुल्ला खां का क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी, यानी इसका हो जाएगा अजीमुल्ला फतेहपुर सिकरी, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, बेगम हजरत महल अवध, लियाकत अली इलाहाबाद, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 2 3 1, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न ये है, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तत्कालिक कारणों पर विचार करिए। पहला कारण क्या दे रहा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, पहली बात, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, और तीसरी सैनिक असंतोष। देखिए अगर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप था, गाय और सुअर वाला चर्बी लगा हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, इनकी नीति भी थी हड़प नीति, ठीक है, जिसकी वजह से अवध, नाना साहब, झांसी की रानी। सैनिक असंतोष नहीं था, ये कारण था सैनिकों में, अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, इस अनुसार इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में किया गया, पहला। दूसरा, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवश्य थी। देखिए दोनों बात सही है, चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में किया गया था। जो एनफील्ड राइफल था, ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, ये 1856 दिसंबर में किया गया था। अब इस संघर्ष में सर्वाधिक जो सैनिक थे, ये अवध से ही भाग लिए थे, ठीक है ना, लगभग 75,000 सैनिक थे। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और वह ऑप्शन 2 दोनों सही होगा। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।